हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मान्या। मैं स्निग्धा। आज ये हमारी मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हम जो विजयनगर एम्पायर था सतीश चंद्र के चैप्टर के, उसका पार्ट 5 हम डिस्कशन करेंगे। मतलब उसका पार्ट 5 नहीं है, मेरे वीडियो का पार्ट 5 है, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी चैप्टर था और मुझे लगा कि 2, 3, 4 चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं पीपीटी बना रही थी तो एहसास हुआ कि काफ़ी लेंदी हो रहा है वीडियो, तो इसी वजह से मैंने इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट लगी रहे। तो आज ये चैप्टर है, हमने हमने पिछले वीडियो में पुर्तगीज़ के एडवेंट के बारे में बात की थी, जिसमें हम ऑलरेडी बात किए थे जो अल्मेडा थे उनके गवर्नर वो किस तरह से राज किए धीरे धीरे आके। उसके बाद उनके जो सक्सेसर थे अल्बुकर्क्यू, उन्होंने किस तरह की चेंजेस की थी पुर्तगीज़ के, और कुन्हा जो आए थे वो भी किस तरह की चेंजेस किए थे, उनके वक्त पे क्या क्या हुआ था इंडिया में पर्टिकुलरली, और इसके बाद हम वीडियो कंप्लीट किए थे। तो आज जो चैप्टर है ये होगा टोटल पुर्तगीज़ का जो किस तरह के मुग़ल एम्पायर के साथ जो उनका अच्छा रिश्ता था वो कैसे ख़त्म हुआ धीरे धीरे, उनसे हुगली किस तरह से कैप्चर हो गई और मतलब रिकैप्चर हो गई, फिर मतलब छीन गई उनसे वो हुगली पे वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न पार्ट में जो ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए थे वो कैसे छीन गया उनसे, और पुर्तगीज स्टेट्स कहाँ कहाँ पे थे इंडिया पे पर्टिकुलरली, और पुर्तगीज आने के बाद हमारे ट्रेड सोसाइटी पॉलिटिक्स में किस तरह की इम्पैक्ट पड़ा, और धीरे धीरे पुर्तगीज़ का किस तरह की डिक्लाइन हुआ, और ये देखेंगे पुर्तगीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पुर्तगीज ऑलरेडी इंडिया के अंदर घुस चुके हैं, वो धीरे धीरे सेटल्स सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट में पर्टिकुलरली, क्योंककि वेस्टर्न कोस्ट उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत इजी हो रहा है अफ्रीका से डायरेक्ट यहाँ पे आने के लिए। तो ईस्टर्न कोस्ट में इतना ज़्यादा वो स्प्रेड नहीं किए हैं, फिर भी वो हुगली जो है वेस्ट बंगाल में, वो हुगली के एरिया में थोड़ा बहुत सेटल्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट में इतने सारे जगह है, कोचीन हो गया, कुन्नूर हो गया, कालीकट हो गया, फिर यहाँ पे गोवा, सूरत, ये सब जगह पे वो अपने सेटल्स बना चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे मुग़ल सम्राट्स बहुत राज कर रहे थे हमारे इंडिया पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे। तो इसी वजह से मुग़ल जो सम्राट थे उनको मतलब कैसे हैप्पी किया जाए और उनको कैसे खुश करके वो सब एरिया में अपने राजूती करना स्टार्ट करे, उसके वो सब ट्राई कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ बीच में, मुग़ल के सम्राट जो थे जहांगीर, तब तो धीरे धीरे तभी क्या हुआ, यूरोपियंस भी आ रहे थे, यूरोपियंस मतलब इंग्लिश भी आ रहे थे, फ्रेंच भी आ रहे थे। तो हर एक जो यूरोपियंस थे वो सब ट्राई कर रहे थे मुग़ल साम्राज्य को कैसे खुश किया जाए। तो इसी चक्कर में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, पुर्तगीज़ ने मुग़ल को खुश करने के इरादे में उनको ट्राई कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, इस तरह की कुछ सिचुएशंस सर्कमस्टांसेस बन गई, तो जिसके चलते उनको मुग़ल सम्राट से नाराज़गी की फेस करनी पड़ी, मतलब मुग़ल सम्राट नाराज़ हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, बैटल हुआ, और कैसे हुआ आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, इन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि ब्रिटिशर थे, वो विथ ए शिप हेक्टर, उनका जो शिप का नाम था उसका हेक्टर, वो सूरत में आ गए। आपको पता है 1600 में तो यूरोपियंस मतलब पुर्तगीज़ के बाद धीरे धीरे इंग्लिश ब्रिटिशर्स भी आने लगे, फ्रेंच भी आने लगे। तो विलियम हॉकिंस जो थे वो एक ब्रिटिशर थे। तो ब्रॉट विथ हिम ए लेटर फ्रॉम जेम्स आई, किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो किंग थे जेम्स आई, उनसे एक लेटर लेके वो आए थे, जिस लेटर में वो जो मुग़ल किंग जहांगीर थे उनके साथ परमिशन लाने के लिए एक लेटर थी, मतलब उनसे एक परमिशन लेनी थी बिजनेस करने के लिए इंडिया में। जैसे कि आजकल होता है, अगर आप किसी एरिया पे जाओ तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक लेटर किया जाता है, तो उसी तरह से तब भी वही सब चल रहा था। तो फादर पिन्हेरो और पोर्तुगीज अथॉरिटीज़, ये सब पोर्तुगीज़ के फादर थे, पोर्तुगीज़ भी क्रिश्चियंस भी थे ना, तो उनके जो फादर थे चर्च के, और पोर्तुगीज़ के कुछ अथॉरिटीज़ थे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जिन्होंने हॉकिंस को प्रिवेंट किया मुग़ल कोर्ट में पहुंचने के लिए।
बट उन्होंने सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही सक्सेस मतलब बहुत ही प्लान के साथ आए थे, क्योंकि उनको पता था पोर्तुगीज़ धीरे-धीरे वहाँ पे राज कर रहे हैं और हमारे लिए वो इतना पोर्तुगीज़ तब बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे, उनकी नावी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी ब्रिटिशर से। तो कहीं न कहीं उनको लग रहा था कि हम जाएँगे तो रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इसी वजह से वो सब प्लान करके आए थे वहाँ से। तो तो विलियम हॉकिंस पहुँचने के बाद क्या हुआ, जहांगीर ने उनसे गिफ्ट एक्सेप्ट किया। और एक बात थी कि जो विलियम हॉकिंस थे उनको तुर्किश लैंग्वेज आती थी, तो इसी वजह से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जहांगीर के साथ इंटरप्रेट किया। जो भी बातचीत हुई तो उनको कुछ इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद अपने साथ देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी फॉरेन लोगों के साथ, आप अगर किसी को हिंदी अच्छी तरह से नहीं पता या फिर जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ, आपको अगर उड़ीसा की बात अच्छी से नहीं पता तो आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी, इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। तो अगर इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी तो आप सब कुछ बहुत आसानी से किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आपकी फीलिंग्स क्या है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको वो भाषा पता होगा तो ही बहुत अच्छी तरह से तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाओगे। तो इसी वजह से जब ये सब चीज़ें हुआ तो जहांगीर थोड़ा इम्प्रेस हो गए उनसे, और इसी इम्प्रेस के साथ उन्होंने क्या किया, उनको उनके कोर्ट की मनसबदार के हिसाब से अपॉइंटमेंट कर दिया। और उसके बाद वो खुश होके, उनकी एक डॉटर थी, ही वाज आल्सो मैरिड टू द डॉटर ऑफ, उसके बाद क्या हुआ, एक आर्मेनियन क्रिश्चियन नेम्ड मुबारक शाह, जे उस जगह की एक मतलब आर्मेनियन क्रिश्चियन एक है जिनकी बेटी थी मुबारक शाह, तो उनकी बेटी से उनकी शादी भी करवा दी। तो क्या हुआ, द ग्रांट ऑफ ट्रेडिंग फैसिलिटीज ऑफ द इंग्लिश ऑफेंड द पोर्तुगीज। तो ये जो कुछ हुआ जहांगीर के कोर्ट में, ये सब की वजह से पोर्तुगीज़ को बहुत मतलब पोर्तुगीज़ को ऑफेंड लगा, उनको लगा जैसे जहांगीर उनको ऑफेंड कर रहे हैं। तो आफ्टर नेगोशिएशन उन्होंने क्या किया, मुगल सम्राट के साथ जहांगीर के साथ एक नेगोशिएशन करी और उसके साथ उन्होंने एक पीस टॉक एस्टेब्लिश किया बिटवीन पोर्तुगीज एंड मुगल एम्परर। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, पोर्तुगीज ने इंग्लिश के जितने ब्रिटिशर के जितने सारे शिप्स आ रहे थे सूरत पोर्ट देकर उसको एंटर करने से मना कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो हॉकिंस ने क्या किया, इस प्रॉब्लम के साथ हॉकिंस ने मुगल कोर्ट को छोड़ दिया 1611 में, क्योंकि उनको बहुत सारा रेजिस्टेंस मिल रही थी फ्रॉम पोर्तुगीज। तो उन्होंने पोर्तुगीज़ को काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पोर्तुगीज़ तभी बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन क्या हुआ, 1612 में इंग्लिश शिप ड्रैगन अंडर बेस्ट कैप्टन बेस्ट अलोंग विथ ए लिटिल शिप द ओसियंडर सक्सेसफुली फॉट ए पोर्तुगीज फ्लीट। तो धीरे धीरे ब्रिटिश पावर भी बढ़ रही थी ना, ऐसा तो नहीं है कि वो ट्राई नहीं कर रहे थे, तो उनकी पावर भी बढ़ रही थी। तो उनका एक शिप था जिसका नाम था ड्रैगन, और उनके जो कैप्टन थे जिनका नाम था बेस्ट, कैप्टन बेस्ट अलोंग विथ ए लिटिल शिप। तो ये सब के साथ वो आगे बढ़े। ड्रैगन शिप और एक छोटा सा शिप था जिसका नाम था ओसियंडर, ये दोनों शिप के साथ वो पोर्तुगीज़ को बहुत अच्छी तरह से रेजिस्टेंट किया और पोर्तुगीज़ को नेवल जो फ्लीट है उनका सी में उसको हराया। जहांगीर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड विद द सक्सेस ऑफ इंग्लिश। तो ये प्लीज्ड हो गए थे हॉकिंस के इस तरह की बिहेवियर से, हॉकिंस की इस तरह की जो कन्वर्सेशन चल रही थी, उनके बीच एक अच्छी खासी रिलेशन हो गई थी, तो इसकी वजह से ये जहांगीर इंग्लिश के ऊपर खुश हो गए। तो इस बीच क्या हुआ, जो जहांगीर और ब्रिटिश, ये दोनों के बीच जो रिलेशन हो रहा था, इस रिलेशन को अच्छी खासी रिलेशन को बढ़ता हुआ देख ये पोर्तुगीज़ क्या किए, वो कन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट कर दिए, मतलब बहुत सारे कंस्पिरेसी पायरेसी ये सब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और इसके चलते मुगल सम्राट के साथ उनका थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया। 1613 में क्या हुआ, पोर्तुगीज़ offended जहांगीर by capturing मुगल ships, imprisoning many Muslims and plundering cargoes। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर जहांगीर की एक शिप को उन्होंने कैप्चर किया, ऑफेंड किया, और उसके अंदर जितने सारे मुस्लिम्स थे, और उनको, क्योंकि जहांगीर भी तो मुस्लिम थे ना, मुगल सम्राट वो भी मुस्लिम दिल्ली सुल्तानेट से ये करते थे, मतलब मुस्लिम कैटेगरी के थे तो कम्युनिटी के, तो उन्होंने जितने सारे मुस्लिम्स थे उस जहाज़ में उनको कैप्चर कर दिया और प्रिजन कर दिया, और प्लंडर जितने सारे कार्गोज थे उसको लूटपाट मचा दी। तो इसके चलते क्या हुआ, जहांगीर ने ऑर्डर किया मुकर्रब खाना, जो कि सूरत के पोर्ट के चार्ज में थे,
तो उनके साथ उनको ऑर्डर किया कि पोर्तुगीज़ को हाली पे पोर्तुगीज़ को इस तरह के काम से हटाया जाए, मतलब इस तरह के काम से रोका जाए। तो कंपेंसेशन के लिए उनको बुलाया। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, तो ये था जहांगीर के वक्त के बाद। तो धीरे धीरे इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती गई। तो जब शाहजहां ने आए तो उन्होंने क्या किए, द एडवांटेज व्हिच द पोर्तुगीज एंजॉयड इन द मुगल कोर्ट वेर लॉस्ट फॉर एवर। शाहजहां के आने के बाद धीरे धीरे जो भी प्रिविलेजेस वो प्रिविलेजेस तो नहीं कह सकते, जो भी वो एंजॉय कर रहे थे मुगल सम्राट ने उनको जो भी मतलब चीज़ें दिए थे एंजॉय करने के लिए, या फिर जो भी पोर्ट दिए थे, जो भी जगह दिए थे, वो सब धीरे धीरे लॉस होने लगी पोर्तुगीज से। दे ऑल्सो लॉस द होप्स ऑफ कन्वर्टिंग द रॉयल फैमिली एंड मुगल इंटू क्रिस्टियनिटी। हमने पहले से ही पढ़ा था कि जो पोर्तुगीज एंटर किए थे इंडिया में, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लूटपाट मचाने के लिए आए थे, आई मीन वेल्थ लेने के लिए, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। उनका और भी एक पर्पस था जो कि था क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना। तो इसी वजह से वो ये जो मुगल सम्राट के साथ उनका एक अच्छा खासा रिश्ता था, तो इसके चलते वो क्या कर रहे थे, स्प्रेड भी जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना भी अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन ये जो मुगल साम्राज्य के साथ उनका कन्फ्लिक्ट हो गया और वो धीरे धीरे अपने सेटलमेंट को खोने लगे। इसके साथ साथ उनका जो होप था कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब हम देखेंगे हुगली के साथ हुगली कैसे उनसे छीनती है। तो क्या हुआ, 1579 में पोर्तुगीज had settled down on river bank short distance from सातगांव in Bengal to carry on the trading activities। तो उनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए वेस्टर्न कोस्ट में तो वो ऑलरेडी बहुत सारी जगह को कैप्चर कर लिए थे, मतलब वहाँ से सेटल बना लिए थे। लेकिन ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न कोस्ट में उनका हर एक जगह पे, मतलब जिस तरह से वेस्टर्न कोस्ट में वो स्प्रेड कर रहे थे, उसी तरह से ईस्टर्न कोस्ट में स्प्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रही थी। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, जो वेस्ट बंगाल की एक जगह है उस रिवर बैंक के पास, सातगांव, बंगाल की एक गांव है सातगांव, वहाँ पे अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए वहाँ पे एक सेटल बनाए। ओवर द इयर्स क्या हुआ, they strengthened their position by constructing big buildings which led to the migration of the trade from Satgaon to the new port known as Hooghly। तो उन्होंने अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और over the years, they strengthened their position by constructing big building which led to the migration of the trade। तो उस ट्रेड को वहाँ से सातगांव से स्प्रेड करने के लिए उन्होंने हुगली में भी एक न्यू पोर्ट बनवा दी। तो वो उस जगह पे वो मोनोपोलाइज स्टार्ट करने लगे। मोनोपोलाइज कौन सी चीज़ पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। वहाँ पे सॉल्ट की बहुत मैन्युफैक्चर हो रही थी, वो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही मोनोपोली स्टार्ट कर दिए। और बिल्डिंग एक कस्टम हाउस फॉर देयर ओन, कस्टम हाउस भी उन्होंने बनवा दी जहाँ पे टैक्स वगैरह वो सब लिया जा रहा था। फिर स्टार्टेड एनफोर्सिंग स्ट्रिक्टली द लेवी ऑफ ड्यूटी ऑन टाबाको, टाबाको इंपोर्ट के लिए, टाबाको ट्रेडिंग के लिए वहाँ पे स्ट्रिक्टली वो कुछ, मतलब इन्फो लेवी ड्यूटी, सॉरी, जो टैक्स वगैरह होता है उस सब को उन्होंने एनफोर्स कर दिया। तो ये सब चीज़ों पे वो वहाँ पे मोनोपोलाइज स्टार्ट करने लगे। दे नॉट ओनली मेड मनी एज ट्रेड्स, ऑल्सो स्टार्टेड ए क्रूएल स्लेव ट्रेड बाय परचेजिंग और सीजिंग हिंदू एंड मुस्लिम चिल्ड्रेन। अच्छा देखिए, वो सब हुगली के पास, हुगली पे उन्होंने पोर्ट बनवाया और वहाँ पे सेटल होने लगे, वो तो ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट में भी बहुत सारी जगह पे उन्होंने सेटलमेंट बनाया, वो भी ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी हद पार कर दी का किस चीज़ पे, कि वहाँ पे स्लेव ट्रेड भी हो रहे थे, और जो स्लेव ट्रेड हो रहे थे वो बहुत ही क्रूएल तरीके से हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिंदूज, मुस्लिम्स, चिल्ड्रन, वोमेन, ये सब कुछ सीज कर रहे थे और इलीगली उनको ट्रेड कर रहे थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत चल रही थी वहाँ पे। तो क्या हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में शाहजहां को जब पता चला 1632 में, तो उन्होंने क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर थे, उनके नाम थे क्वासिम खान। तो उनको उन्होंने ऑर्डर दिए कि आप वहाँ पे जाकर मतलब उनके एगनेस्ट एक्शन ले लो, तो पोर्तुगीज के एगनेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, हुगली को सीज कर दिया। तो हुगली को सीज करने के बाद वहाँ पे एक बैटल भी हुआ, और उसके साथ ये जो पोर्तुगीज वहाँ पे थे उन्होंने वहाँ से हट गए। ठीक है, वो वहाँ पे दूर भाग भाग गए।
द पोर्तुगीज प्रिजनर्स वेर ऑफर्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम और बिकम स्लेव। तो वो जिस तरह से हमारे स्लेव ट्रेडिंग कर रहे थे, हमारे लोगों को बहुत ही तकलीफ दे रहे थे, उसी तरह से जितने सारे कैप्चर किए गए पोर्तुगीज लोगों को, जो तो भागे भागे और जो भी प्रिजनर की तरह पकड़े गए, उनको इस्लाम के मतलब कम्युनिटी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था, या फिर आप स्लेव बन के रहने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था। तो इसी तरह से हुगली भी रिकैप्चर हो मतलब उनसे छीन गई। तो अगर उसके बाद हम देखेंगे पोर्तुगीज स्टेट्स इंडिया में कौन कौन सी जगह पे पोर्तुगीज रूल कर रहे थे। मतलब रूल नहीं, पर्टिकुलरली सेटल हो गए थे। यहाँ पे देखिए, हम टोटली यहाँ पे एक मैप के बेसिस पे मैंने दे दिया है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन द वेस्ट दे कंट्रोल मुंबई टू डामन एंड दीव एंड गुजरात। मुंबई, यहाँ पे मुंबई है वगैरह, ठीक है। मुंबई से वो डामन डीव यहाँ तक वो फैल गए थे। फिर गुजरात, यहाँ पे सूरत, ये सब एरिया पे वो फैल गए थे। इन साउथ में मंगलोर, कन्नौर हो गया, कालीकट, कोचीन, माहे, ये सब एरिया पे वो, ये हो गया टोटल मालाबार कोस्ट आपका। और यहाँ पे मुंबई है, ठीक है। इस जगह पे वो ऑलरेडी साउथ पे सेटल हो गए थे। एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री पोस्ट एंड सेटलमेंट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट एट सामथोम, चेन्नई। चेन्नई की जो सामथोम एरिया है, यहाँ पे शायद यहाँ पे लिखा नहीं है सामथोम एरिया, तो चेन्नई की यहीं कहीं आसपास होगा, पांडिचेरी, ट्रांक्वेबार, इसके आसपास होगा। मिलिट्री पोस्ट वहाँ पे बनवाए थे और सेटलमेंट भी बनवाए थे चेन्नई में। और आंध्र प्रदेश में नागापट्टनम एरिया में एंड वेस्ट बंगाल की हुगली एरिया में, ये सब जगह पे, यहाँ पे देखिए हुगली है, ये सब एरिया में उन्होंने, नागापट्टनम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, इस एरिया में उन्होंने सेटलमेंट बना दिया था। पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया एंड वर लास्ट टू लीव दिस लैंड। धीरे धीरे आपको पता होगा, वो तो पहले आए थे, वास्को ड गामा जो कि पोर्तुगीज थे, वो पहली बार इंडिया पे आए थे, मतलब पहले थे जो कि इंडिया पे आए थे यूरोपियन। और हमारे जो इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई 1947, उसके बाद भी पोर्तुगीज थे हमारे इंडिया पे। और पर्टिकुलरली लगभग 1960s में वो जाकर यहाँ से निकले, तो सबसे लास्ट में गए थे 1961, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोवा, डामन डीव ये सब को रिकैप्चर किया पोर्तुगीज से, उसके बाद वो यहाँ से छोड़ के गए, ठीक है। अब हम देखेंगे पोर्तुगीज इम्पैक्ट हमारा इंडियन ट्रेड, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स पे किस तरह से पड़ी। तो ये हो गया कि पोर्तुगीज ट्राई टू डू वाज टू मोनोपोलाइज सर्टेन गुड्स इन इंडिया एंड टैक्स द अदर्स। तो आप, हमने पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें आप लोगों को ये कंफर्म किया था, आप लोगों को ये बताया था कि पोर्तुगीज जो थे यहाँ पे आकर तो ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे ओरिएंटल गुड्स थे जिसमें उनकी गवर्नमेंट की मोनोपोलाइज चल रही थी, मतलब गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको ही दे रही थी, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही थी। मतलब प्राइवेट अगर कोई चाहता है जाकर ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे गुड्स थे जिसको पोर्तुगीज ने मोनोपोलाइज करके रखा हुआ था, और बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जिसके ऊपर टैक्स भी वो ले रहे थे, कस्टम टैक्स हो गया और बहुत सारे ऐसे चीज़। पेपर, आर्म्स मतलब वो जो युद्ध के लिए जो भी चाहिए होता है सामग्री, वो सारा, अम्यूनेशन, वार हाउस, हर्सेस, जो हर्सेस वार में यूज होते हैं पर्टिकुलरली, ये सब डिक्लार्ड रॉयल मोनोपोली। ये सब के ऊपर उनका जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट मोनोपोली कर रही थी। नो नेशन, नॉट इवन पोर्तुगीज प्राइवेट ट्रेडर्स वेर अलाउड टू एंगेज इन द ट्रेड ऑफ दिस गुड्स। ये सब चीज़ें के लिए युद्ध के जो सारे सामान यूज होते हैं, उसमें पेपर के लिए, पर्टिकुलरली पेपर की बहुत ज़रूरत थी पोर्तुगीज में, या फिर यूरोप में कह सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ों में प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए कोई जगह नहीं थी, उनको किसी भी तरह से इजाज़त नहीं मिल रही थी। Ships engaged in the trade of other commodities had to take permission from the Portuguese officers. जो अदर कम्युनिटीज़ जितने सारे होते हैं, सिल्क हो गया, बाकी सब स्पाइसेस हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हो गया, अदर कम्युनिटीज़ के लिए जो भी अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको पोर्तुगीज ऑफिसर से परमिशन लेनी होती थी। दे also forced all the ships going to the east or to Africa to pass by Goa and pay customs duty there. देख सकते हैं आप, जो भी अफ्रीका के ईस्ट से पास करके आ रहा है या फिर इंडिया में आ रहा है, उसको गोवा को पास करके जाना होगा और वहाँ पे उसको कस्टम ड्यूटी भी देना पड़ेगा। ये सब रूल्स भी उन्होंने बनवाए थे। एनी शिप्स दैट वायोलेट दिस रूल्स,
हेस्ट ऑफ वार आर सॉन्ग आर कैप्चर्ड। जो भी वायोलेट करता है, जो भी शिप्स इस तरह की उनकी रूल्स को वायोलेट करता है, उनको उनके साथ युद्ध किया जाता है, या फिर उनको वहाँ पे डुबा दिया जाता है पानी में, या फिर उनको कैप्चर किया जाता है। और जो भी उसमें जो भी मेन वुमेन चिल्ड्रन ये सब रहते थे, उनको कैप्चर करने के बाद स्लेव के हिसाब से मतलब स्लेव कर दिया जाता था। Many Arab and Indian ships began to carry cannons and soldiers to safeguard against sea pirates which infested Malabar and Arab coast। ये जो हमारा इंडिया हो गया, इंडिया का ये जो ये अरबियन सी हो गया, ठीक है, और ये हो गया इंडियन सी, और ये पर्टिकुलरली मालाबार कोस्ट आपका, और ये सब एरिया में जितने सारे पुर्तगीज के आ रहे थे, मैंने मतलब पुर्तगीज इतने सारे रूल्स यहाँ पे करके रखे थे, मतलब इतना जैसे कि अपने कंट्री के तरह वो इसको कैप्चर करके रखे हुए थे, अपने रूल्स रेगुलेशंस चला रहे थे। इसी वजह से जितने सारे अरब भी यहाँ पे बहुत ही शक्तिशाली थे। अरब को भी पुर्तगीज डर रहे थे, कहीं ना कहीं थ्रेटन करके रखे हुए थे। तो अरब और इंडियन शिप्स जितने सारे इस जगह पे रह रहे थे, अपने ट्रेडिंग कर रहे थे, वो अपने शिप से कैनन लेकर घूमते थे। कैनन मतलब क्या, एक तरह की युद्ध सामग्री होता है जिसमें बारूद वगैरह रहता है, गोलियां वगैरह रहता है, इस तरह की तो कैनन वगैरह वो कैरी करते थे अपने शिप में, और सोल्जर्स भी कैरी करते थे, ताकि जो सी पायरेट्स होते हैं मालाबार और अरब कोस्ट में, वो सी पायरेट से अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट किया जा सके, डिफेंस किया जा सके, ठीक है। तो जो गुजराती, अरब ये सब जो थे कंटिन्यू टू डोमिनेट सम ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव एशियन ट्रेड। जो हमारे ये बॉर्डर में ये देखिए यहाँ पे ये गुजराती यहाँ पे राज कर रहे थे, और इसके आसपास इधर अरब कंट्री थी। तो ये सब जगह पे पर्टिकुलरली कुछ एशियन ऐसे ट्रेड थे, एशियन चीज़ों पे वो ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि इंडियन टेक्सटाइल हो गया, राइस, शुगर, ये सब व्हिच दे ऑब्टेन्ड स्पाइसेस फ्रॉम। देखिए ये सब चीज़ों के लिए वो डोमिनेट कैसे कर रहे थे, स्पाइसेस फ्रॉम साउथ ईस्ट रीजन में स्पाइसेस मिल रही थी, वहाँ से ट्रेड हो रही थी। वेस्ट एशिया से गोल्ड एंड हॉर्स ये सब ट्रेड हो रहे थे, और चाइना से सिल्क एंड पोर्सलिन जो पोर्सलिन के यूटेंसिल्स होते हैं वो बहुत डिमांडिंग होते थे चाइना की। तो ये सब चीज़ें यूज होते थे, और बदले में हमारी इंडिया से क्या मिल रहा था, इंडियन टेक्सटाइल, राइस, शुगर, ये सब ट्रेडिंग होती थी। ग्रेजुअली पोर्तुगीज लूज द मोनोपोली ट्रेड ऑफ पेपर एंड स्पाइस टू यूरोप। धीरे धीरे क्यों मोनोपोली ट्रेड खत्म हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे तो ब्रिटिशर्स आ रहे थे, फ्रेंच आ रहे थे, डच आ रहे थे, तो जिसके वजह से उनका जो मोनोपोली चल रहा था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। बाय द एंड ऑफ 16th century सप्लाई ऑफ पेपर टू लेवेंट एंड इजिप्टियन मार्केट बोथ ओवरलैंड एंड बाय द रेड सी इंक्रीज्ड। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 16th सेंचुरी के एंड तक लेवेंट मैंने दिखाया था आपको जो पहली वीडियो थी कि ये जो अफ्रीका और वेस्ट एशिया की पर्टिकुलरली कितने सारे जगह थे, सीरिया, लेबनान, ये सब एरिया को लेवेंट बोला जाता था, और इजिप्ट उसके आसपास यहाँ पे इजिप्ट होता था। और ये सब इजिप्ट मार्केट में बाय ओवरलैंड मतलब लैंड के थ्रू से भी, और सी के यहाँ पे एक रेड सी होता था, ठीक है, ये रेड सी के तरफ से भी पेपर की सप्लाई बढ़ गई थी। क्यों, क्योंकि द ग्रेट मुगल एम्पायर एंड द साफाविद वेर एबल टू प्रमोट एंड सेफगार्ड ओवरलैंड ट्रेड। तभी हमारे इंडिया में मुगल साम्राज्य चल रही थी, और मुगल बहुत ही पावरफुल हो गई थी तब, बहुत स्ट्रांग। उनको जो जहांगीर थे, तो अकबर थे, उनको काउंटर अटैक करना बहुत मुश्किल हो गया था पुर्तगीज़ के लिए। तो धीरे धीरे शाहजहां भी बहुत पावरफुल थे। तो ये सब इजिप्टियन, लेवेंट, इनके साथ उनका बहुत अच्छा खासा ट्रेडिंग चल रहा था, तो इसके वजह से ये सब से ओवरलैंड ट्रेड को एक्सपांड कर रहे थे। फिर सेकंड चीज़ ये हो रहा था कि गुजरातीज वेर एबल टू अरेंज ए न्यू सप्लाई रूट फ्रॉम आचिन इन सुमात्रा टू इजिप्ट भाया लाक्षाद्वीप एंड द रेड सी वेयर द पोर्तुगीज नावी कुड नॉट ऑपरेट। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि आचिन सुमात्रा से इजिप्ट तक किस तरह की जर्नी गुजरातीज कर रहे थे, ताकि वहाँ पे पोर्तुगीज की कोई नामो निशान ना मिले, पोर्तुगीज वहाँ पे बिल्कुल भी ना हो। उस रूट को उन्होंने डिस्कवर कर लिया, तो इन्वेंट कर लिया। तो इसके बाद क्या हुआ, वो सब वही ट्रेड रूट से इजिप्ट के साथ
धीरे धीरे ट्रेड करने लगे। तो इसी वजह से पेपर की सप्लाई और काफ़ी सारे ओरिएंटल गुड्स की सप्लाई ओवर लैंड या फिर रेड सी के थ्रू बढ़ गया। Portuguese could not also able to develop Goa as the dominant Asian trade center, eclipsing Cambay and Surat in Gujarat। तो गुजरात उस वक्त गोवा उस वक्त उनका बहुत ही डोमिनेंट एक पोर्ट था, एक डोमिनेंट जगह था जिसको वो जिसके ऊपर बेस करके वो वेस्टर्न कोस्ट को कम्प्लीटली अपने अख्तियार में करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे गोवा पे भी उनका जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे खो गई और यहाँ पे जो काम्बे है, देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ काम्बे है, उस काम्बे एरिया और जो सूरत है, ये सब एरिया को उन्होंने मात नहीं दे पाए, मतलब उसको एक्लिप करके गोवा को एक डोमिनेंट पोर्ट बनाने में उनको सक्सेस नहीं रह पाए। द adversely affected the Malabar trade and the sea trade from Bengal which they preyed upon the चित्तानगोंग। तो उसके बाद मालाबार ट्रेड भी ख़त्म हुआ धीरे धीरे। मालाबार ट्रेड पे भी उनका वो लूज करे मालाबार ट्रेड के बहुत सारी जगह, और बंगाल पे भी जो हुगली के एरिया में वो अपने राज करके बैठे थे, वो भी धीरे धीरे चित्तनगोंग से ले थे, वो भी धीरे धीरे खो रही थी कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ मैं एक मैप दी हूँ जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, इसके आसपास ये हो गया अरेबियन सी, ठीक है, ये हो गया हमारा इंडियन ओशन, फिर इधर कहीं ना कहीं आ गया हमारा अफ्रीका कंटिनेंट, ठीक है। ये जो आचिन है, सुमात्रा, जाकर्ता, ये हो गया हमारा मालाका स्टेट, ठीक है, ये मालाका स्टेट, और ये जो आचिन एरिया हो गया, ठीक है। और इसी से वो लोग यहाँ पे इंडियन ओशन होकर जाकर रेड सी, ये जो यहाँ पे रेड सी तक जाते थे, ठीक है, अरबियन सी यहाँ पे देखकर रेड सी तक जाते थे, और यहाँ पे इजिप्ट, लेवांट, ये सब एरिया में उनका ट्रेड हो रहा था इंडिया में, ठीक है। आपको पता चल गया किस तरह की चीज़ें हो रही थी। पोर्तुगीज हाउएवर ओपनड ऑफ इंडिया ट्रेड विद जापान। तो उसके बाद पोर्तुगीज ने इंडिया से धीरे धीरे जापान की तरफ बढ़े, और जापान पे, यहाँ पे सारा जापान है, यहाँ पे जापान की तरफ बढ़े, और जापान के साथ क्या कर रहे थे, वो कपर और सिल्वर की ट्रेडिंग कर रहे थे, ठीक है। ऑल्सो ओपनड ऑफ इंडिया ट्रेड विथ फिलीपाइंस के साथ भी उनका ट्रेड धीरे धीरे वो बढ़ाने लगे। फिलीपाइंस से वो इंडियन टेक्सटाइल, दे कैरिड इंडियन टेक्सटाइल टू साउथ अमेरिका एंड ब्रॉड बैक सिल्वर इन एक्सचेंज। वो फिलीपाइंस से इंडियन टेक्सटाइल यहाँ से ट्रेड हो रहा था फिलीपाइंस तक, फिर फिलीपाइंस से वो लोग लेकर जा रहे थे साउथ अमेरिका तक, और साउथ अमेरिका से क्या लेकर आ रहे थे, सिल्वर, एक्सचेंज में सिल्वर लेकर आ रहे थे। 1 मिनट में थोड़ा इसे इरेज कर दूं, हो गया। फिर बट दे डिड नॉट एक्ट एज ए ब्रिज फॉर ट्रांसमिटिंग टू इंडिया द साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच हैड ग्रोन इन यूरोप सिंस द रेनेसांस। लेकिन एक बात आप यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे पर्टिकुलरली यूरोप में, इसको मान के चलिए ये हो गया एशिया, और इधर कहीं ना कहीं यूरोप है, और यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है। और जो यूरोप और अफ्रीका आसपास भी तो है, ठीक है, ओके, यहाँ पे मान के चलिए अफ्रीका है, ठीक है। ये जो यूरोप से वो लोग इस तरह से आकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होकर इंडिया में आए, लेकिन वो ट्रेडिंग सिर्फ कर रहे थे। यहाँ पे जो रेनेसांस हो रहा था, जो इनके कैपिटलिज्म चल रहा था, जो रिवोल्यूशन चला था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसके चलते जो भी साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था यूरोप में, वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र वो नहीं कर रहे थे इंडिया में। इसका मतलब कि इसका वजह क्या हो सकता है, आगे हम देखेंगे। इसका वजह ये हो सकता है, Portuguese were themselves not as deeply affected by the Renaissance as Italy and North Europe. Particularly यहाँ पे फ्रेंच, जो हो गया यूके, ब्रिटिश, बहुत सारे लोग जितने रेनेसांस से अफेक्ट हो रहे थे, पुर्तगाल लोग इतने डीपली अफेक्टेड नहीं थे उस रेनेसांस से। इसके वजह से वो इतने सारे टेक्नोलॉजी और वो जो साइंस है इसमें ज़्यादा रिलाई नहीं करते थे, और इसी वजह से वो सब चीज़ों को यहाँ पे वो ट्रांसफ़र करना नहीं चाहे और ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो जो ट्रेडिंग करते थे उस ट्रेडिंग के साथ साथ उन्होंने कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ट्रांसमिशन की थी, जो सेंट्रल अमेरिका से, वो है शायद पटाटो, टबाको, मेज, पीनट, ये सारी चीज़ें वो वहाँ से ले आकर इंडिया में उगा रहे थे, और जिसके चलते हमारे इंडिया में ये सारे क्रॉप्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई।
तो धीरे-धीरे क्या हुआ, इसी तरह से पोर्तुगीज़ स्टेट जो पीक पीरियड पे थी, वो धीरे-धीरे डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। जब धीरे क्या हुआ, द डिफीट ऑफ विजयनगर एम्पायर जब बानीहाटी बैटल में 1565 में हार गई, तो इसके साथ क्या हुआ, डेक्कनी स्टेट्स टू मेक कंसर्ट एफर्ट टू डिसलॉज द पोर्तुगीज़ फ्रॉम द डेक्कनियन कोस्ट। तो ये विजयनगर एम्पायर को भी कहीं न कहीं हेल्प कर रहे थे। तो विजयनगर एम्पायर फॉल होने के बाद वो जो डेक्कन में जो छोटे-छोटे जितने सारे स्टेट्स बन गए, तो वो सब स्टेट मिलकर जो पोर्तुगीज़ वहाँ पे राज कर रहे थे, उस पोर्तुगीज़ को डेक्कन कोस्ट से निकालने के लिए उन्होंने एफर्ट्स लगाए। 1570 में अली आदिल शाह जो कि बीजापुर के सुल्तान थे, उन्होंने एक अलायंस बनाया अहमदनगर के सुल्तान के साथ और कालीकट के जो जामोरिन थे उनके साथ, और उनके साथ मिलकर उन्होंने पोर्तुगीज़ के ऊपर एक अटैक किया। और आदिल शाह पर्सनली ये जो टोटल जितने अलायंस उन्होंने बनवाया, उस अलायंस में अली आदिल शाह उन्होंने लीड किया। बीजापुर के जो सुल्तान थे उन्होंने लीड किया उस अटैक को। और इसके साथ साथ क्या हुआ, लेड अटैक एग्नेस्ट गोवा में वो अटैक स्टार्ट कर दी। निजाम शाह जो थे वो चावल को बेसिस्ट कर दे, मतलब कैप्चर कर लिए। बट वंस अगेन पोर्तुगीज बैक्ड अप बाय द स्ट्रॉन्ग नेवी एंड प्रूव्ड टू बी टू स्ट्रॉन्ग टू डिफीट। लेकिन क्या हुआ, पोर्तुगीज बहुत शक्तिशाली थे और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी। उनके साथ गन मतलब कैनन भी, वो नाभी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो नाभी भी वो सोल्जर्स कैरी कर रहे थे, आर्म्स कैरी कर रहे थे, एमुनेशंस कैरी कर रहे थे, वार हॉर्सेस भी कैरी कर रहे थे, जिसके वजह से उनका पास बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी थी आर्मी की। तो इसके वजह से उन्होंने ये सब अलियंस को डिफीट कर दिया पोर्तुगीज़ ने। दस पोर्तुगीज रिमेंड मास्टर्स ऑफ द इंडियन सी एंड द डेक्कन कोस्ट। इसी तरह वो धीरे धीरे इंडियन सी में मास्टर बनने लगे और डेक्कन कोस्ट को कैप्चर करने लगे। तो ये तो था, हमने पढ़ लिए पोर्तुगीज किस तरह से अपने रूल स्टार्ट किए, आई मीन किस तरह के मास्टर होने लगे, किस तरह से उनकी ताकत स्ट्रांग होने लगी, पावर बढ़ने लगी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कैसे पोर्तुगीज डिक्लाइन होते गए और उसके बाद ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ती गई। किस तरह से क्यों हुआ, द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज वॉज ब्रॉट अबाउट बाय सेवरल फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल थे जिसके वजह से पोर्तुगीज़ की जो रूल्स थी, पोर्तुगीज़ की जो पावर थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। तो पहली बात यह है कि लोकल एडवांटेज गेन्ड बाय पोर्तुगीज इन इंडिया वे रिड्यूस टू द एमरजेंस ऑफ पावरफुल डिनास्टीज। कौन सी डिनास्टी पावरफुल डिनास्टीज एमरजेंस हुई, जैसे कि इजिप्ट की, पर्सिया। 1 मिनट में थोड़ा हाईलाइटर दे देती हूँ, ठीक है। Egypt, Persia, North India, and rise of the turbulent Maratha. Marathas captured Salsette and Bassein in 1739 from the Portuguese. तो धीरे धीरे ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप एक जगह पे राज कर रहे हैं, वहाँ पे कोई पावरफुल डिनास्टीज बढ़ेगी नहीं, पावरफुल डिनास्टीज एमर्ज नहीं होगी। तो इंडिया पे तो हिस्ट्री गवाह है कि टाइम टू टाइम डिफरेंट एरिया में पावरफुल डिनास्टीज बढ़ती गई है। तो क्या हुआ, इसी टाइम पे बहुत सारे पावरफुल डिनास्टीज धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कि इजिप्ट की कुछ पावरफुल डिनास्टीज थी, पर्सिया में बढ़ रही थी, नॉर्थ इंडिया में, और मराठा भी इस टाइम पे उनकी पावर गेन हो रही थी। तो मराठा धीरे धीरे सेल्सेट और बैसन एरिया, ये जो दोनों एरिया अपने कब्जे में ले लिया पोर्तुगीज से, जिसको पोर्तुगीज राज करके बैठे हुए थे। पोर्तुगीज पॉलिसी ऑफ कन्वर्सन टू क्रिश्चियनिटी मेड हिंदूज रीजनफुल। और सेकेंड फैक्टर ये था कि उनका एक इरादा था कि वो जिस जगह पे जाएंगे उस जगह पे जितने सारे लोग हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे, जो कि उनकी ऑब्जेक्टिव थी। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव हमारे जो हिंदूज थे, हमारी हिंदू की बिलीव भी बहुत स्ट्रांग है, और हम भी जो गणेश पूजा करते हैं या फिर जो भी कल्चर्स हम फॉलो करते हैं, बहुत ही स्ट्रांग मेंटालिटी के साथ करते हैं। डेफिनेटली जो भी धर्म के लोग होते हैं, मुस्लिम, वो भी स्ट्रांग अपने धर्म को स्ट्रांगली मेंटेन करते हैं। बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, वो सब स्ट्रांग, किसी को कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता है। तो जब इंडिया एक हिंदू कंसंट्रेटेड एरिया है, तो वहाँ पे आप अगर क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करना डेफिनेटली हिंदू के मन में रेजेंटफुल सिचुएशन क्रिएट कर सकता था। तो ये एक फैक्टर था। दे आर डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिस, वो जो ट्रेड कर रहे थे बहुत ही डिसऑनेस्टली कर रहे थे, मतलब लॉयल नहीं थे, बहुत सारे करप्शन चल रहा था वहाँ पे, एरोगेंसी बहुत थे, वायलेंस भी कर रहे थे, जैसे कि वो स्लेव वगैरह, वोमेन, चिल्ड्रेन, ये सबको स्लेव ट्रेड हो रहा था।
ठीक है, ब्रॉट देम अम्नियोसिटी ऑफ द रूलर्स एंड स्मॉल स्टेट्स एंड इम्पीरियल मुगल एज वेल। ये सारी चीज़ें मुगल सम्राट को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई थी। और स्मॉल स्टेट्स, इसके आसपास जितने सारे स्टेट्स होते थे पोर्तुगीज सेटलमेंट के आसपास, वो भी कहीं ना कहीं रेजेंटफुल हो रहे थे। ठीक है, ये एक फैक्टर था। तो फोर्थ फैक्टर क्या हो गया, डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील डाइवर्टेड कॉलोनाइजिंग एक्टिविटी ऑफ पोर्तुगल टू वेस्ट। तो इसी वक्त पे धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राज़ील की डिस्कवरी हुआ। तो ब्राज़ील डिस्कवर होने के बाद पोर्तुगाल का इंटरेस्ट धीरे धीरे वेस्ट के तरफ बढ़ा। ठीक है, गोवा के ऊपर ब्राज़ील मतलब ब्राज़ील की इंटरेस्ट इस तरह से बढ़ गया कि वो गोवा को सरपास कर लिया। मतलब गोवा को जो डोमिनेंट कैटेगरी में रखे हुए थे पोर्तुगीज, वहाँ उसमें उसको छोड़ के वो ब्राज़ील की तरफ इंटरेस्ट देने लगे। फिर फिफ्थ ये हो गया द यूनियन ऑफ स्पेन एंड पोर्तुगल इन 1582-81। उस वक्त क्या हुआ, यूरोप में क्या चल रहा था, स्पेन एंड पोर्तुगल ये दोनों 1580 से 1581 तक ये दोनों मिल गए आपस में, ड्रैगिंग स्मॉलर किंगडम इनटू स्पेन वार विथ इंग्लैंड हॉलैंड। तो तभी हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ये सब के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन आपको बस ये याद रखनी है, जब स्पेन एंड पोर्तुगल मिल गए तो उनके साथ डेफिनेटली जो किंगडम का नहीं पड़ता होगा तो वार डेफिनेटली होगा। तो उनके साथ इंग्लैंड हॉलैंड की वार होने स्टार्ट हो गई। तो जिसके वजह से ये पोर्तुगीज की जो मोनोपोली ट्रेड चल रही थी इंडिया में, उसके कहीं ना कहीं बैडली इम्पैक्ट डालने लगा। सिक्स्थ पॉइंट ये है, earlier monopoly of knowledge of the sea route to India held by Portuguese could not remain a secret forever। इनके पास जो एक नॉलेज थी नेविगेशन की और जितने सारे टेक्नोलॉजी थी नेविगेशन के लिए, वो सारी चीज़ें और प्राइवेट नहीं रहा। धीरे धीरे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज वो सब जानने लगे, जैसे कि डच, इंग्लिश, ये सब स्किल्स, मतलब नेविगेशन कैसे करेंगे ओशन में, इसके स्किल्स सीखने लगे। और न्यू ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ यूरोप में वो धीरे धीरे इंडिया में आकर पहुंच गए, जैसे कि डच एंड इंग्लिश। और पहुंचने के बाद धीरे धीरे पोर्तुगीज़ के साथ उनकी राइवलरी स्टार्ट हो गई। ठीक है, झगड़ा स्टार्ट हो गया। ये एक फैक्टर था। सेवेंथ फैक्टर क्या है, डच और इंग्लिश हैड ग्रेटर रिसोर्सेज। ये दोनों के पास पोर्तुगीज से ज़्यादा रिसोर्सेज थी और मोर कंपल्सन टू एक्सपेंड ओवरसीज एंड दे ओवरकम द पोर्तुगीज रेजिस्टेंस। उनके पास पावर भी थी, सोल्जर्स भी थी, आर्मी थी, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी थी। तो इसके वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देने लगे पोर्तुगीज़ को, जिसके वजह से पोर्तुगीज़ का जो डोमिनेंस था धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर एट्थ पॉइंट ये है, गोवा which remained with the Portuguese had lost its importance as a port after the fall of विजयनगर एम्पायर। हम पिछले स्लाइड में देखे कि विजयनगर एम्पायर के बाद गोवा की डोमिनेंस धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, स्पाइस ट्रेड केम अंडर द डच। तो धीरे धीरे डच ने क्या किया, स्पाइस ट्रेड को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1683 में 2 नावल असल्ट हुआ जिसके वजह से मराठा ने क्या किया, इस असल्ट के बाद मराठा ने गोवा को इन्वेड कर लिया। ठीक है, तो पोर्तुगीज की इस तरह से डिक्लाइन होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे पोर्तुगीज तो आए, राज किए, बहुत सारे ट्रेडिंग किए, बहुत सारे चीज़ों को मतलब पोर्ट्स बनाए, सेटलमेंट्स बनाए और बहुत सारी चीज़ें भी सिखा कर गए इंडिया को। और इसी चलते हम पढ़ेंगे कि पोर्तुगीज़ की सिग्निफिकेंस क्या थी, इंडिया में आने से जाने तक उनका सिग्निफिकेंस क्या रहा। सम हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंगली द कमिंग ऑफ द पोर्तुगीज मार्क द इमरजेंस ऑफ नावल पावर। नावल पावर में इंडिया, हमने पढ़ा था कि जब चोलो किंगडम पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि चोलो जो थे वो नाभि में बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन उसके बाद हम इतने सारे मतलब उस चोलो किंगडम के तरह कोई भी ऐसा किंगडम नहीं पड़े जिसमें नाभि इतना स्ट्रांग हुआ था। लेकिन ट्रेडिंग चल रही थी, अच्छी खासी ट्रेडिंग चल रही थी, लेकिन नाभि में किस तरह से हम आर्म मतलब कैनन लेके, सोल्जर्स लेके हम किस तरह से नाभि को बहुत ही स्ट्रांग बना सकते, वो सारी चीज़ें पोर्तुगीज़ ने हमको सिखा दिया। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, पोर्तुगीज शिप्स कैरिड कैनन, वो कैनन कैरी करते थे जो कि ट्रेड में मोनोपोली गेन करने में उनको मददगार हो रही थी। ये एक सिग्निफिकेंस थी। 16th सेंचुरी में मालाबार में पोर्तुगीज सोड मिलिटरी इनोवेशन इन द यूज ऑफ बॉडी आर्मोर, मैच लॉक मैन एंड गन्स लैंडेड फ्रॉम सीप्स। मतलब सीप में वो गन्स लैंड करके लाते थे, मैच लॉक मैन लाते थे, आर्मोर, बहुत सारे युद्ध के जितने सारे एक्सेसरीज होते हैं वो सारी चीज़ें वो कैरी करके लेके आते थे इंडियन पोर्ट पे। ठीक है,
दे मे हैव कंट्रीब्यूटेड बाय एग्जाम्पल टू द मुगल यूज ऑफ फील्ड गन्स एंड आर्टिलरी ऑफ द स्टीरअप। वो मुगल को मतलब मुगल उनसे सीखे कि किस तरह से फील्ड गन यूज़ करना है, किस तरह से आर्टिलरी यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं वो कंट्रीब्यूट किए थे मुगल साम्राज्य में। इम्पोर्टेंट मिलिट्री कंट्रीब्यूशन क्या था, जिन जैसे कि ड्रिलिंग ग्रुप्स, इन्फेंट्री में ड्रिलिंग ग्रुप सिस्टम को उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। स्पेनिश मॉडल में 1630s में स्पेनिश मॉडल में वो ड्रिलिंग ग्रुप को, इन्फेंट्री में ड्रिलिंग ग्रुप को मतलब कंट्रीब्यूट किया था। दिस प्रैक्टिस वाज अडॉप्टेड फास्ट बाय द फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड लेटर बाय मराठाज एंड सिख्स। ये सारी चीज़ें यूरोप में इनोवेट हुआ था, यूरोप में वो सब चीज़ें वो सीख रहे थे और धीरे धीरे उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी। तो उसके बाद ये सब इंडिया में आने के बाद मराठा और सिख्स भी इसको यूज़ करने लगे। ठीक है। यूज ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एट सी में बहुत सारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे थे, जैसे कि मल्टी डेक्ट शिप्स उनका था। मल्टी डेक्ट शिप मतलब स्टोरी 2 to 3 डेक तरह की शिप थी उनकी, जो कि हेवीली कंस्ट्रक्टेड हुआ था। दे वर टू राइड आउट अटलांटिक गेल्स रादर देन रॉन बिफोर रेगुलर मानसून। दिस परमिटेड देम टू कैरी हेवियर आर्मामेंट। इतना हेवीली कंस्ट्रक्ट हो रहा था कि वहाँ पे हेवी आर्मामेंट भी लोड करके लिया जा रहा था। ठीक है, इस तरह की वो हेवी थे। यूज ऑफ कास्टल प्रो एंड स्टोन टू रिपेल और लॉन्च बोर्डिंग पार्टीज, ये सब भी हो रहा था। क्रिएशन ऑफ रॉयल आर्सेनल्स एंड डॉकयार्ड्स एंड रॉयल आर्सेनल की भी क्रिएट हो रही थी। मेंटेनेंस ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ पायलट्स एंड मैपिंग, जो मैपिंग को देखकर वो नेविगेट करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं मेंटेन हो रहा था अच्छी तरीके से। पायलट भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलेटेड हो रहे थे। पिटिंग स्टेट फोर्स एग्नेस्ट प्राइवेट मर्चेंट शिपिंग। ठीक है। मुगल एंड मराठास में सर्टनली हैव लर्न फ्रॉम द पोर्तुगीज। तो धीरे धीरे मुगल और मराठा जो थे वो ना भी पर्टिकुलरली पोर्तुगीज से सीख रहे थे। ये सारे कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिए थे नेविगेशन में, मतलब नाभी में दिए थे। इन इंडिया द मेमोरी ऑफ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन एंड क्रुएलिटी डिट्रैक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीब्यूशन। लेकिन वो इंडिया में जिस तरह की रिलीजियस प्रोसिक्यूशन कर रहे थे और जिस तरह की क्रुएलिटी बिहेवियर कर रहे थे, मतलब कन्वर्ट करना किसी को क्रिश्चियनिटी में, या फिर स्लेव ट्रेड बनाना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना, ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये जितने सारे कंट्रीब्यूशन कर रहे थे उसको डिट्रैक्ट कर रहे थे। डिट्रैक्ट मतलब उसको कहीं न कहीं मतलब देखिए, आप कितना भी अच्छे काम करो, अगर कुछ बुराई आप कर रहे हो तो वो अच्छे काम को कोई कंसिडर नहीं करता। इसी तरह से कि वो इतने बुरे काम भी कर रहे थे जिसकी वजह से ये जो अच्छे-अच्छे कंट्रीब्यूशन हो रहे थे वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो रहे थे। हाउएवर मिशनरीज एंड चर्चेस वर आल्सो टीचर्स एंड पैट्रन्स इन इंडिया ऑफ द आर्ट्स एंड पेंटर, कार्वर, स्कल्प्टर। लेकिन क्या हो रहा था, उनके जो मिशनरीज थे और चर्चेस थे वहाँ पे अच्छे खासे टीचर्स थे जो कि इंडिया की आर्ट, पेंट, कार्विंग और स्कल्पचर्स ये सब को पैटर्न कर रहे थे। ये सारी चीज़ें भी वो सीख रहे थे कहीं ना कहीं। आज इन म्यूजिक देवर इन इंटरप्रेटर्स नॉट जस्ट ऑफ पोर्तुगीज बट ऑफ यूरोपियन आर्ट टू इंडिया। वो धीरे धीरे पोर्तुगीज और यूरोपियन आर्ट को इंडिया में ला रहे थे और इंटरप्रेट कर रहे थे इंडिया की भाषा में, ताकि इंडिया के कल्चर के साथ वो मिल जाए। ठीक है। आर्ट ऑफ सिल्वर स्मिथ, तो उनके जो सिल्वर स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, ये सब गोल्ड कारुकार्य, सिल्वर कारुकार्य, ये सब गोवा में फ्लरिश हो रहा था धीरे धीरे। गोवा बिकेम ए सेंटर ऑफ एलाबोरेट फिलिग्री वर्क, फ्रेकेट फोलिएज वर्क एंड मेटल वर्क एम्बेडिंग ज्वेलर्स। तो ये सारी चीज़ें भी ये पोर्तुगीज से और यूरोप से कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर आ रही थी। इंटीरियर ऑफ चर्चेस बिल्ड अंडर द पोर्तुगीज आर प्लेंटी ऑफ वुड वर्क। वुड वर्क को किस तरह से बहुत अच्छी कैसे फ्लोरिश किया जाए वो भी हमारे इंडियन में सीखे पोर्तुगीज से। स्कल्पचर और समटाइम पेंटेड सीलिंग को भी कैसे पेंट किया जाए वो भी इसमें बहुत ही निपुण थे। तो इसी तरह से उनके जो कल्चर है वो धीरे धीरे हमारे इंडिया के कल्चर के साथ मिल रही थी, या ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो कल्चर ट्रांसमिट हो रही थी इंडिया के अंदर पोर्तुगीज़ के द्वारा। ठीक है। तो आगे हम जब पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, उसमें थोड़ा इलेबोरेटली ये सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम पोर्तुगीज़ एडवेंट के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पे। तो इसके साथ हमारा जो पोर्तुगीज़ एडवेंट की जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। मुझे लगता है मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पे कवर की हूँ, और वो हर एक मतलब रिसोर्सेस, जितने सारे रिसोर्सेस में जो भी पॉइंट्स है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। आप
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपको लगता है कंटेंट अच्छा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर ऑनलाइन के माध्यम से रिसोर्सेज देखकर पढ़ाई करते हैं। तो इसके लिए साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।